नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जेएमडी न्यूज के हमारे खास शो सीधा सवाल में। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। देश में इस वक्त चुनावी माहौल पूरी तरह से छाया हुआ है। दरअसल देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सभी सियासी दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान मुद्दों की कमी कहीं नजर नहीं आ रही है। मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे हमसे और आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। जो मुद्दे हैं उनमें एक खास किस्म का समीकरण साधने की कवायद नजर आ रही है। यूं तो देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पर पूरे देश की नजरें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई हैं, या यूं कहें पड़ोसी देश की भी। जी हां, शायद तभी आए दिन जिन्ना का जिक्र सामने आता ही रहता है। और जब जिन्ना का जिक्र आता है तो पक्ष विपक्ष की लड़ाई में गन्ना भी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। दरअसल यूपी में इस वक्त 2 बड़े दलों के बीच चुनावी जंग देखी जा रही है, भाजपा और सपा। और ये दोनों सियासी दल एक दूसरे पर मुद्दों पर नहीं, बल्कि जिन्ना और गन्ना पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अब जिन्ना का यूपी चुनाव से क्या कनेक्शन है और बीजेपी इसे किस तरह से उपयोग में ला रही है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। पर गन्ना का जिक्र कितना सही है इस चुनाव में, और क्या है इससे जाटों का कनेक्शन, इन सारे सवालों का जवाब एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जिसके साथ जाट उसी के ठाठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी ठाठ पाने को जाट समाज के वोटों पर घमासान छिड़ गया है। भाजपा अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है तो सपा रालोद गठबंधन सिंहासन का मुंह अपनी ओर मोड़ना चाहता है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। ये पहला मौका है जब चुनाव में जाट समाज को साधने की कोशिश हुई है। जाट नेताओं ने गन्ना मूल्य के साथ ही जाट आरक्षण का भी मुद्दा उठाया है। जाट वोट अहम। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट वोट अहम है कि जिस तरफ होते हैं सत्ता का सिंहासन उसी तरफ घूम जाता है। साल 1937 से लेकर साल 1977 तक चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में थे, तब जाट समुदाय कांग्रेस के साथ था। चौधरी साहब ने कांग्रेस छोड़ी तो ये कांग्रेस से अलग हो गए। नतीजा ये निकला कि जहां पहले कांग्रेस का एक छत्र राज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता था, वहां बाद में कांग्रेस एक सीट को भी तरसने लगी। ये स्थिति अब तक बनी हुई है। भाजपा और रालोद के बीच तो सारी लड़ाई ही जाट मतों को लेकर है। यूपी में करीब 8% वोट जाट बिरादरी के हैं, लेकिन ये बिरादरी राजनीतिक रूप से अत्यधिक जागरूक मानी जाती है और किसी भी दल की हवा बनाने और बदलने में सबसे आगे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में ज्यादातर सीटों पर इनके ही मतों को लेकर घमासान है। किसान आंदोलन और कैराना पलायन के मुद्दे के बाद भी अहम सवाल यही है कि जाट किस तरफ जाएंगे।
जाट समाज के 24 सांसद हैं। यूपी में 14 विधायक इसी समाज के हैं, इसलिए इन सारी सीटों पर घमासान है। जाट आरक्षण में कब क्या? साल 2014 मार्च में 9 राज्यों को केंद्रीय स्तर की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया। साल 2015 में इस लिस्ट को उच्चतम न्यायालय ने खत्म कर दिया। 26 मार्च साल 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समाज को आरक्षण का आश्वासन दिया। फरवरी साल 2017 यूपी चुनाव के वक्त 17 मार्च साल 2017 को हरियाणा के आंदोलन का समझौता करते समय फिर आरक्षण का वादा मिला। मानसून सत्र साल 2021 में एनसीबीसी एक्ट में संशोधन से आरक्षण का हक राज्य को दिया गया। इसके अनुसार हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश स्तर का आरक्षण राज्य सरकारों को देना है। जाट कहां-कहां प्रभावी? यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव की 240 सीटों पर जाट समाज का प्रभाव माना जाता है। यूपी में 125, पंजाब में 100 और उत्तराखंड में ऐसी 15 सीटें हैं। क्या कहते हैं जाट नेता? जाट नेता और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में बीजेपी पर वार करते हुए अपने समाज को लेकर कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो उछलकर दूसरे पाले में चला जाऊं। भाजपा एक बार फिर चुनाव में माहौल खराब करने का प्रयास कर सकती है। गठबंधन में दरार पैदा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बार लोगों को संभल कर रहना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट यूपी के जाटों को साधने के लिए जाट समाज के करीब 250 जाट नेताओं के साथ बैठक की थी, जहां पर शाह ने रालोद का विषय भी छेड़ा था और साथ ही ये भी कहा था कि तो इस रिपोर्ट से आपने समझने की कोशिश जरूर की होगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आखिरकार जाट किस पायदान पर खड़ा है और जाट कैसे अहम रोल निभाएगा। वाकई में जाटलैंड जो है वो 136 सीटों पर लगभग प्रभावी है, लेकिन 80 क्षेत्र ऐसे हैं, 80 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर निर्णायक स्थिति में है, क्योंकि यहां पर एक समीकरण बन रहा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों का गठबंधन है। 20% वोट जो है वो जाटों का है, यानी जो आरएलडी का कह सकते हैं, जो कैडर वोट है, और लगभग 30% मुस्लिम है, 25% दलित है, यानी 20 और 30 को जोड़ दें तो आंकड़ा 50 को छूता है। 2017 की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी को 42.54% वोट मिले थे, और आपको मालूम है
बीजेपी प्लस को 325 और खुद अकेले जो है बीजेपी को अगर बात की जाए तो बीजेपी को 136 में से 109 सीटें मिली थी। बड़ी बात है अपने आप में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जाटों पर सबकी नजर गड़ी हुई है। और इस वक्त यूपी में, क्योंकि आपको एक बात और भी मालूम है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। 80 लोकसभा है, 403 विधानसभा हैं और ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में सबकी नजर वोट बैंक पर है। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो साथ है जिन और दलों के साथ, वो सब चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतना बेहद अहम है, बेहद जरूरी है। और इन्हीं सब के बीच सियासत में गन्ना और जिन्ना, इनका जिक्र आप डेली सुन रहे हैं लगभग। कोई कहता है जिसे जिन्ना से हो प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता ने बात कही थी, संबित पात्रा ने। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गौरव भाटिया भी कुछ ऐसे ही कहते हुए नजर आते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अखिलेश पर निशाना साधते हैं। अखिलेश कह देते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन क्या चुनाव के वक्त ही इन सभी चीजों की बात करनी होती है? क्या करने की कोशिश है? ध्रुवीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण। योगी जी 80-20 की बात करते हैं। कुल मिलाकर के जो बुनियादी आपकी चीजें हैं जिनको सही होना है उन पर कोई बात नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ सब भाग रहे हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं जो समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो बीजेपी से हैं। और हमारे साथ आरएलडी से जो जुड़ेंगे वो हैं, आपको उनका नाम बता दूं, अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले रुख करता हूं डॉक्टर नितेंद्र यादव का। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन्ना की क्या जरूरत थी, क्यों जिक्र किया अखिलेश ने? ऐसा है, लगातार इसको भारतीय जनता पार्टी इशू बना रही है। जिन्ना कोई विषय नहीं था, वो एक पटेल जी की जयंती का कार्यक्रम था। उस पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम में आदरणीय अखिलेश यादव जी भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते पटेल जी की शिक्षा पर चर्चा होने लगी और पटेल जी की शिक्षा पर उस संस्थान की चर्चा हुई, वो किस स्तर का संस्थान था, वहां कौन कौन लोग पढ़े। उसमें गांधी जी पढ़े, उसमें नेहरू जी पढ़े, जिन्ना जी पढ़े और उसी में पटेल जी पढ़े। तो ये जो एक चर्चा में आया कि इन उसमें दो धाराएं हुई, एक ने देश को जोड़ा और एक ने देश को तोड़ा। इस पूरी डिबेट को एक नाम से जोड़ दिया गया। वहां कोई तारीफ नहीं हो रही थी, किसी का महिमा मंडन नहीं हो रहा था, किसी का ऐशोगान नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। यहां पर तुलनात्मक अध्ययन हो, तो चुनाव क्या पूरे, कभी भी जब बात होगी, जब प्रश्न किए जाएंगे तो प्रश्न का उत्तर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये जैसे मुंह मांगी मुराद हो गई। भारतीय जनता पार्टी सदैव, जिन्ना को सबसे ज्यादा प्यार भारतीय जनता पार्टी को है, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा प्यार भारतीय जनता पार्टी को है। जैसे ही आप बात करेंगे रोजगार की, भारतीय जनता पार्टी कहती पाकिस्तान। आप बात करेंगे किसानों की खुशहाली की, वो कहेंगे पाकिस्तान। आप बात करेंगे देश की, वो करेंगे पाकिस्तान की। आप बात करेंगे देश के नौजवानों के रोजगार की, वो बात करेंगे पाकिस्तान की। आप कहेंगे महंगाई बढ़ रही, वो कहेंगे पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी को। चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अडवाणी जी रहे हो, वो पाकिस्तान जाएंगे तो वो जिन्ना की मजार में जाकर के चादर चढ़ाएंगे, उनको सेकुलर बताएंगे। आदरणीय मौजूदा प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के सीधे पाकिस्तान उतर जाएंगे, वहां के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देंगे, उनकी माताजी का चरण छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां भारत से लेकर के लाहौर के बीच की बस यात्रा शुरू करने का काम किसने किया? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसके अलावा जो आतंकवाद की बात हुई, जिन्होंने कहा आतंकवाद से प्यार, पाकिस्तान से प्यार, सबसे पहले मौलाना मसूद अजहर, खूंखार आतंकवादी, इसको छोड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके मंत्री ने उस खूंखार आतंकवादी को प्लेन में बिठा करके और दूसरे देश में जाकर के छोड़ने का काम किया। तो ये पुरानी, इनकी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी यारी पाकिस्तान से। लेकिन जब चुनाव आएगा तो कभी पुलवामा हो जाएगा, कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, आप देश की बात कब करेंगे? आप ही लोग देते हैं ना, जिन्ना का जिक्र ना करते
क्यों नहीं बीजेपी किया फ्रंट जाता? फुट पे ना अगर होती। आप वहां चर्चा संस्थान की हो रही थी तो किसी का नाम आया, इस पर इसको इशू कौन बना रहा है? इसको इशू बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव जी। सुना आपने, कह रहे हैं कि प्लेन से जाते हैं मोदी जी, वहां पर उनको जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, आडवाणी जी पहुंचते हैं, मजार पे पहुंचते हैं, वहां चादर चढ़ाते हैं जिन्ना की, और तब वो कहते हैं कि नहीं भाई, जिस समय आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तब जिन्ना ने बहुत साथ दिया था। मतलब इसके भी कुछ मायने हैं, या आप लोग बस टारगेट करते रहेंगे अखिलेश यादव को कि उन्होंने जिन्ना का जिक्र कर दिया, तुलना कर दी, या उस सभा में हरदोई की जिक्र कर दिया, और आप जिन्ना से अब गन्ना की ओर आ गए हैं। आपने एक वो भी पोस्टर भी जारी किया था, कार्टून, कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि ये गन्ना है जिसमें योगी जी पानी दे रहे हैं, और ये जिन्ना है जिसमें अखिलेश यादव पानी दे रहे हैं। उसमें आपने तमाम चीजें दिखा दी, गुंडा और दंगा और सब सारी चीजें जो भी आप दिखाना चाहते थे, जितनी बुराइयां थी। और एक तरफ आपने सारे अपने जो कार्य किए अच्छे उनको दिखाने की, डिफेंस कॉरिडोर की बात आपने की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आपने बात की, और भी जो भी आपके कार्य उनका जिक्र करते हुए नजर आए। तो क्या आप पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश की सियासत इसी ओर रुख लेगी, या कुछ बुनियादी चीजों पर भी बात की जाएगी, उनका भी जिक्र होगा? देखिए आदित्य जी, हरदोई की सभा में जिन्ना का महिमा मंडन करने का काम अखिलेश जी ने किया। सामान की सभा थी, सरदार पटेल जी की जयंती था, उस सभा में जिन्ना जैसे व्यक्ति का नाम लेने का, उनका महिमा मंडन करने का, उनको सरदार पटेल की समतुल्य बताने का कोई औचित्य नहीं। देश जोड़ने वाले की तुलना देश तोड़ने वाले से करने के अखिलेश यादव ने पूरे देश का अपमान किया है। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके किसी वक्तव्य पे भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रतिक्रिया भी न दे। अभी आपने देखा, सामान का प्रश्न था चाइना के बारे में, अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के बारे में अपनी बात की थी। तो जिसकी बात सिद्धांत से आ जाती है तो दिमाग में होता कहीं न कहीं से निकल के आ जाता है। अरे चाइना के बॉर्डर से और पाकिस्तान के बॉर्डर को दोनों जगह शहादत किए गए नागरिक इतने हताहत हुए हैं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से। इतनी बड़ी संख्या किसी भी देश के द्वारा या कई प्रायोजित आतंकवाद से हमारे यहाँ, इसके बावजूद मन दुश्मन नहीं नजर आता। उनके अब्बा जान भी जब मुंबई में गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को पैकेज देने की बात की। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए अखिलेश यादव पाकिस्तान का नाम लेकर के, जिन्ना का नाम लेकर के एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी तुष्टीकरण से, ऐसे किसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। हम इनको बेनकाब करेंगे, इनको जनता तक ले जाएंगे। हम गन्ने की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हम बंद शुगर मिलों को खोलने की बात करते हैं, हम बंद खाद कारखानों को चलाने की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि इन विषयों को ला करके समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। हमारी लड़ाई इसी ध्रुवीकरण की मानसिकता के खिलाफ है। ध्रुवीकरण तो आप भी कर रहे हैं। 80-20 की बात जो 80-20 की बात की थी, किसने की थी? 80-20 का मतलब देखिए, इसके मायने वही है जो आप समझ रहे हैं। हिंदू ध्रुवीकरण की बात की गई थी, 80-20 की बात शुरुआत की थी योगी जी ने। जिस तरह से अखिलेश यादव आतंकवादियों के मुकदमे की समाप्त करने की बात करते, ये जो विचारधारा है, ऐसे जो लोगों की सीमित संख्या है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से उन लोगों से है। हम कभी भी नहीं चाहते कि राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग लवरेज हैं या जो राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो उनसे समाज की मदों में दिख रहा हो, हम उनको एकजुट करना चाहते हैं। और ऐसे जो देश को कमजोर करने की जो जिनकी विचारधाराएं हैं, जो इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको बेनकाब करके जनता जनार्दन तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आरएलडी प्रवक्ता है हमारे साथ अंकुर सक्सेना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंकुर, ये बताइए कि बीजेपी एक कार्टून पोस्टर जो है उसको लॉन्च करती है,
गन्ना और जिन्ना के अपने मायने बताती हैं। आप समाजवादी पार्टी के घटक दल के रूप में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का दबदबा है। 80 सीटों पर जो नतीजे हैं वो आप लोगों के उससे तय होंगे कहीं ना कहीं 136 में। लेकिन बात 2017 की जाए, बात 2014 की जाए, 2017 की जाए, 2019 की जाए, तो जो वोट परसेंटेज जो था ना वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा था। आपको मैं बता दूं, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। 2014 में 77% वोट जो था वो मिला था और 91% वोट जो था 2019 में। ये लोक नीति CSDS की रिपोर्ट में आपसे जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। तो बात 2022 में फिर आप लोग कह रहे हैं कि जाट नाराज है। तो जाट नाराज कहां है? किसान आंदोलन था वो खत्म हो गया। कुछ जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने मीटिंग की, उन्होंने कहा सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो कुल मिलाकर के अब सॉफ्ट कॉर्नर जाटों का भी जाग गया है कहीं ना कहीं, या जाट वाकई में नाराज है? अंकुर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, शायद कोई तकनीकी खामी है। चलिए जल्दी इसको सही कर लिया जाएगा। तब तक मैं सपा प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेंद्र यादव, मैं उनके पास आना चाहूंगा। नितेंद्र यादव जी, जाटों की बात हो रही है, RLD आपके साथ है, ये बताइए जाट नाराज कहां है? कई ऐसे बयान आ रहे हैं, अमित शाह गए, कई नेताओं से मिले और उनका ये कहना है कि हाँ हम नाराज नहीं है। कई ने टीवी चैनल्स पे आके कह दिया। लेकिन हाँ, आज राकेश टिकैत का एक बयान जरूर जारी हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जनता कुछ भी कर सकती है, जनता कुछ भी कर सकती है। निश्चित रूप से जाट जनता से अलग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 8 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जी, इसने जाट ही नहीं किसी भी समुदाय का, सामान्य वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, किसी के साथ कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं चलाई। सिर्फ उन्होंने छलावा करने का काम किया है। आज 1 साल से अधिक समय तक किसान जाट दिल्ली की सरहद पर बैठा रहा। तब भारतीय जनता पार्टी को इन जाटों की याद नहीं आई। तब इनको गालियां दी जाती रही, ये पाकिस्तानी थे, ये खालिस्तानी थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे। इनको क्या क्या नहीं कहा, इनको मवाली कहा गया, गुंडा कहा गया। तब अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये जाट नजर नहीं आ रहे थे। आज जब इनके जमीन पूरी तरीके से खिसकने लगी तो इनको जाट याद आ रहे हैं। और ये चंद चुनिंदा लोग जो इनके अपने कार्यकर्ता है, जाट समाज से आते हैं, उनको बुला करके उनका एक सम्मेलन करके उनको मनाने का, उनको साफा बांधने का काम कर रहे हैं, जिससे कि मैसेज दिया जा सके कि जाट हमसे बड़ा खुश है। लेकिन उसके परिणाम क्या हो रहे हैं? जो भी उस मीटिंग में गया और लौट करके जब वो अपने गांव आ रहा है, अपने घर आ रहा है, तो उसके मोहल्ले के लोग, उसके पड़ोस के लोग, उसके समाज के जाट लोग उसका बाकायदा बहिष्कार कर रहे हैं, उसको गद्दार कह रहे हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो किसने कहा कि जाट इनसे खुश हो गया? जाट के साथ पूरी तरीके से छलावा किया गया है। चुनाव आया है तो उसको रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जाट समझदार कौम है। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय अजीत सिंह जी जिन्होंने जाटों का लंबे समय तक नेतृत्व किया, और आज जयंत चौधरी जी को पूरे समाज ने, पूरे जाट समाज ने अपना चौधरी माना है। और उनकी अपील को कैसे कोई नकार देगा? क्या जाट वो दिन भूल गए जब महेंद्र सिंह टिकैत, दादा के पुत्र राकेश टिकैत रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, पुलिस किस तरीके से बर्बरता कर रही थी, जाटों के लिए कितने बड़े बड़े भाले गाड़े गए, कीलें गाड़ी गई, सड़कें खोदी गई, रास्ते ब्लॉक किए गए। ये आतंकवादी थे, ये किसान थे, अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे, सरकार से मांग कर रहे थे। नितेंद्र जी, गन्ना किसान उधर बहुत है, गन्ना बहुत उगता भी है, उधर फसल रहती है। 25 रुपए बढ़ा दिए ना इन्होंने MSP, और जब आए थे सरकार में 10 रुपए उस वक्त भी बढ़ाए थे। कुल मिलाकर के अगर आप 5 पैसे का रेट बढ़ाया,
आप उसको देखें 8%। 5 पैसे 5 पैसे बढ़ाए, ठीक है। तल के हिसाब से बढ़ाया तो 5 पैसे तो दिया तो एमएसपी में सुधार हुआ ना। बिल्कुल। महंगाई कितनी करी है? हाँ। महंगाई कहां तो इन मुद्दों पर आइए ना, तभी तो मैं कह रहा था मैं भी वही बात कर रहा हूं। जिन्ना रुपए का क्यों नहीं कराता? जिन्ना का जिन क्यों बोतल से बाहर आ जाता है? क्यों पाकिस्तान नंबर 1 दुश्मन नहीं लगता? ये सब बातें आखिरकार चुनाव में क्यों? मैं आपके पास आता हूं नितिन जी, मेरे पास आरएलडी प्रवक्ता भी है अंकुर सक्सेना, अब उनका रुख करना चाहूंगा। अंकुर जी, एमएसपी का जो रेट था वो बढ़ा दिया गया योगी जी के द्वारा, अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ाया गया, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए ना? तो कहीं ना कहीं जाट खुश होंगे। अब उन्होंने अपना आंदोलन भी खत्म कर दिया। मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। आपको 2 लोगों की प्रतिक्रिया मैं बता दूं। एक बीक्यूबी के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, वो ये कहते हैं जाट नाराज नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरे जाट महासभा के जो अध्यक्ष है रोहित जाखड़, वो कहते हैं कि जाट नाराज है। ये मैंने उनको वीडियो में देखा है, उनको सुना है उनको, ठीक है। तो मिलीजुली एक जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है, तो क्या माना जाए, जाट नाराज है कि नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। धन्यवाद। कि जिस चीज को आप जाट संबोधित कर रहे हैं या जाट लैंड बोल रहे हैं, आपके न्यूज चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो सब भारत से सम्मानित नागरिक है। हम लोग सब भारत के बिल्कुल सम्माननीय है, हमारे लिए भी सम्माननीय है, हमारे चैनल के लिए भी सम्माननीय है। जी 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 जी। तो उसको हम लोग वोट बैंक के रूप में तब्दील नहीं कर सकते, उसको हम ये नहीं कह सकते। देखिए, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, आप समझने की अंकुर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लगभग 80 विधानसभा क्षेत्रों में आपका दबदबा है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं, इसलिए आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप महत्व रखते हैं, क्योंकि आपके सवाल का भी जवाब मैं देना चाहूंगा जी। आपने जो पहले सवाल किया था कि 2014, 2017 और 2019 जी जी पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिली थी जी। लेकिन तब तक आप देखिए, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, 2017 का इलेक्शन हुआ, कैराना जैसी जगहों पर वोट पोलराइज किया गया, वहां पर एक वर्ग विशेष घृणात्मक भाव करके भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट को अपने लिए वोट बैंक के रूप में तब्दील किया। लेकिन अब आप ही के सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। 2020 चल रही है, हमारे किसान भाई 1 साल तक बाद धरने पर बैठे रहे, वहां पर 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हुई, जिनकी और किसान आंदोलन में हमारे मुखिया आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब का सबसे महत्वपूर्ण रोल था कि जब माननीय टिकैत जी के हाथों गए तो उनने चौधरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को तुरंत ऑन स्पॉट भेजा और आंदोलन को एक नई दिशा और एक नई धार प्राप्त हुई। आप ही के चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब 2014, 2017 और 2019 हुई थी, तब तक लखीमपुर में देश के हमारे प्रदेश के देश के गृह राज्य मंत्री के लड़का, तब तक वहां किसानों शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान भाई अपने घर वापसी कर रहे थे, किसानों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई गई थी, तब तक हाथरस की बालिका के साथ गलत कृत्य नहीं हुआ था, तब तक हमारे यहाँ आप देख लीजिए विभिन्न जो अपराध का रेशियो है आज की डेट में, महिला अपराधों में जो वृद्धि हुई है उस अपराधों में उतनी वृद्धि नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के पोलराइजेशन के आधार पर इलेक्शन जीत ले जाएगी, तो इसका आपको खुद ही परिणाम दिख रहा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये हम नहीं कह रहे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, जो आप कह नहीं रहे, मतलब जो जैसा कि आपने अभी डिबेट में ये बात अपनी रखी कि भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 को क्या 2022 में पुनः दोहराएगी, वोट परसेंटेज की मैंने बात की थी है। आप जिस बात को कह रहे हो, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब कुछ इतना आसान हो रहा होता तो देश के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री पश्चिम के जिले जिले घर घर जाकर फूंक लगाकर कोरोना काल में, जबकि प्रतिबंधित है 5 लोगों से ज्यादा, 10 लोगों से ज्यादा आप टोली बनाकर नहीं निकल सकते हैं, वहां पर पर्दे पे अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कोरोना मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। आज ही की घटनाक्रम आप देखिए, हमारी जब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज मुजफ्फरनगर में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली से फ्लाइट के लिए कितना डिले करवाया गया। जब सब तरफ प्रचार हो गया तब उनको उड़ने का मौका दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और केंद्र में उनको ये पता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है, और 2024 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से केंद्र की राजनीति का रास्ता तय होता है, तो ऐसी स्थिति में 2024 में केंद्र की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होगा। और इसीलिए
इसीलिए अमित शाह, जिनको भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह जी को भी इस बात का ये एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जो विकास की राजनीति में बात हो रही है, डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है, बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है, इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए पुनः धर्म। अच्छा अंकुर, एक सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए, जो जाट भाई हैं वो नाराज है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। ब्रेक पे जाना है। आप एक बात, आप ओम जी, आप एक बात पूछिए, अगर हमारे भाई, जब आपने भी भाई शब्द लगा दिया तो भाई भाई से नाराज कैसे हो सकता है? भाई तो भाई के लिए हमेशा तनमन धन से खड़ा है। आज हमारे चौधरी साहब जहां पे भी जा रहे हैं वो उनको नोटों से तोड़ रहे हैं, उनके लिए तनमन धन है, घर के द्वार खुले हुए हैं। चलिए ठीक है अंकुर, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। इसीलिए जिस तरीके से अंकुर जी कह रहे हैं कि नहीं जाट नहीं घुसने दिया जा रहा है। जी ठीक है, ठीक है। देखिए, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वाकई में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जाट जो हैं, वहाँ के किसान जो हैं, और मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। 136 सीटें पड़ती हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि 403 विधानसभा वाला बड़ा राज्य है। पिछली बार तो बीजेपी ने छक्का मार दिया था, यानी कि कुल मिलाकर के 300 पार पहुंच गई थी। नारा दे रही इस बार भी, क्या पहुंचेगी? अखिलेश कह रहे हैं 400 पार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे, आप देखते रहिए सीधा सवाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सीधा सवाल में। जाट और गन्ना का सियासी पन्ना, आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं जाट की, क्यों बात कर रहे हैं गन्ने की, और क्यों बात कर रहे हैं आखिरकार जिन्ना से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना खास हो गए हैं और जिन्ना का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। 2018 में बाहर आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपनी सभा में जिक्र कर दिया और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। और राजनीतिक लिहाज से मुद्दा इतना खास हो जाता है कि अब बुनियादी जो चीज़ें हैं, बिजली, पानी, महंगाई, रोजगार, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। किसानों पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जिन्ना और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान नंबर 1 दुश्मन नहीं है। उसको भी बीजेपी ने लपका और एक मुद्दा बना दिया। 80-20 की बात बीजेपी कर रही है, वो भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश करती है हमेशा से, और बीजेपी हमेशा इल्जाम लगाती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसको लेकर एक कार्टून भी छपा जिसमें एक पोस्टर बाकायदा बीजेपी ने छपवाया और उसको सोशल मीडिया पे इतना वायरल किया गया। उस पर एक तरफ जिन्ना है, एक तरफ गन्ना है। आप समझ जाइए, फिर जिन्ना में अखिलेश यादव पानी दे रहे हैं और गन्ना में योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे कुल मिलाकर के एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान है हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं बीजेपी से, हमारे साथ अंकुर सक्सेना है आरएलडी से प्रवक्ता है। अब मैं रुक करूंगा सीधा विवेक श्रीवास्तव जी का, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। विवेक जी, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने 2017 से लेकर 2022 तक इतना काम किया है, 25 रुपए उन्होंने बढ़ा दिया एमएसपी पे गन्ना, तो फिर अमित शाह को आखिरकार जाकर के जाटों को मनाना क्यों पड़ रहा है? देखिए आदित्य जी, चुनाव है, जैसा विपक्ष के द्वारा प्रोपगंडा फैलाया गया कि जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज किसानों के मुद्दे को लेकर, तो देखिए आज की स्थिति में कोई रैली होने की स्थिति नहीं है। परस्पर संवाद ही चुनाव में अपनी बात रखने का माध्यम है। हम इसे अपना परस्पर संवाद कर रहे हैं। इतना काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विवेक जी आप कह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि नाराज है। यदि नाराज नहीं तो मनाने क्यों जाया जा रहा है? मनाने क्यों जाया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आदित्य जी की बात का जवाब दे दीजिए, आपकी बात का जवाब दे दीजिए जी। चलिए आदित्य जी की बात का जवाब दे दीजिए, वो एंकर है, उनकी व्यवस्था का पालन करिए। आदित्य जी, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसानों के लिए किया है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे गन्ना के मूल्य में वृद्धि हो, चाहे दलहन तिलहन को एमएसपी के दायरे में लाने का की बात हो, ये सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए
पूर्ववर्ती 70 सालों में कहीं भी किसी सरकार ने गेहूं, धान, गन्ना को छोड़ करके नहीं होती। दलहन तिलहन को एमएसपी में लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया गया। आज अगर विपक्ष से प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि साहब 3 कानूनों के मुद्दे पे जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराज, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे जाकर के हम बात करें। परस्पर जाट हमारे अपने, किसान हमारे अपने हैं, ये हमारे घर का मामला है। अगर कोई बात होगी तो हम बात करके निपटा लेंगे। हम उस नाराजगी का या उस किसी भी समस्या का लाभ विपक्ष को ले जाने देना नहीं चाहते। तो इसलिए हम घर घर जा रहे हैं और उनसे बैठ करके बात कर रहे हैं। और यही आज की स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परस्पर संवाद का माध्यम है। रैलियां हो नहीं सकती, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारा आपने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, इसलिए घर घर जाना पड़ रहा है। किसानों की आय को आपने घटाने का काम किया है, महंगाई आपने डबल की है, लागत उसमें बढ़ गई है, तो आपको किसानों के घर घर जाना पड़ेगा, उनसे हाथ पर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब किसान आपको माफ करने वाला नहीं है। आप किसानों के मुद्दे पे बात करने का कार्य नहीं है। आपने जब कर्ज माफी का वादा किया था तो बताया था कि वो बैंक जिससे कोई लोन नहीं लिया है उसी का कर्जा माफ करेंगे। हमने छोटा बड़ा सारे बैंकों से कर्जे माफ किए 1 लाख तक। जी आपने मुद्दे पे बात करने का आपने कुछ माफ नहीं किया है, आपने किसानों को ठगा है, उनके साथ छलावा किया है। आपने जो महंगी बिजली दी है उसका क्या आप भुगतान करेंगे वापस? समाजवादी पार्टी की सरकार में मुफ्त बिजली होगी, सिंचाई मुफ्त होगी, दवाई मुफ्त होती थी, पढ़ाई मुफ्त होती थी, ये समाजवादियों का सिद्धांत था। आपने किसानों की छाती पर थार चढ़ाई है। थार क्या कहेंगे इस पर? आपने किसानों की छाती पर थार चढ़ाई है। पूरा कर लीजिए विवेक जी को अपनी बात। बाकी सफेद वगैरह रहता है तो एक ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए गांव भर मिलकर के 300 रुपये चंदा लगाते थे। तो जनता को खूब याद है। आपका अंधेर गर्दी अंधेरा राज। चलिए ठीक है अंकुर मैं अंकुर सक्सेना के पास आऊंगा। जी अंकुर जी कहिए, काउंटर कीजिए। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बदसूती का बखान सुन रहे हैं। अब मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि बोलूं तो इंटरप्ट ना करें, सुनने में आपको भी आनंद आएगा। आंदोलन जीवी परजीवी की तरह होते हैं, ये कथन है देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। ठीक है, इन किसानों को यही मांगा था, ये रतन लाल भाजपा सांसद का भी कथन है। ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होंगे। इस तरीके से आपके आते जिन किसानों को आप अपना भाई बंधु बता रहे हैं, जब वो देश के हमारे 700 किसान शहीद हो गए, बॉर्डर पे बैठे बैठे उनके परिवार 1 साल से ज्यादा वो बेचारे वहां बॉर्डर पे बैठे रहे, और लखीमपुर खीरी में किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ियां करा दी गई। तब विवेक ने आपको विवेक भाई भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के, लेकिन अंकुर वो तो ये कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा ना कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। अगर गलती हो गई समझा नहीं पाए, दोनों बातों में अंतर है। उन्होंने कहा किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए अपनी बात। प्रधानमंत्री महोदय की एक छोटी सी गलती से हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए। वो गलती नहीं है। देश में अगर उस कानून में खामी नहीं होती, लाठी चली नहीं, गोली चली नहीं, आप इस तरह से किसानों की शहादत का आरोप सरकार पर थोप रहे हैं, तो आप हमारे नहीं कर पाएंगे। विवेक जी, सरकार की ये नाकामी है कि उनने एक ऐसा काला कानून बनाया जिसके लिए हमारे 700 किसान भाई, हमारे आपके बच्चों के मुंह प्रधानमंत्री जी ने उसको बड़ा कर दिखाते हुए ये कह करके वापस ले लिया कि हमने आपको समझाने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों के नाम पर आंसू बहाते रहे। जब जब मौका आया उन्होंने आंसू बहाया, लेकिन जब 700 किसान की शहादत हुई तो क्या एक बार 2 मिनट का मौन रखने का काम किया? आप 80 और 20 की बात करते हो। ये जो छात्र इलाहाबाद के अंदर पीटे गए बेरहमी के साथ, ये क्या 80 वाले हैं कि 20 वाले हैं? जरा इनके बारे में बता दीजिए। ये नौजवान देश का भविष्य है, क्या ये आतंकवादी हैं? इनके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रही है, क्योंकि इन्होंने ठोको नीट चलाई थी। तो आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई भी हो उसको ठोक दिया जाएगा।
ये कौन सा, ये छात्र कहाँ के थे? अंकुर जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। नितिन जी, अंकुर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, 30 सेकंड। जी ओम जी, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जो प्रदेश में हजारों सैकड़ों सभाएं कर चुके हैं, अमित शाह जी पूरे पश्चिम में घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। हमारे साथ जो किसान भाई जब शहीद हुए और 1 साल से ज्यादा हमारे किसान भाई वहां आंदोलन पर बैठे थे, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि उन किसान भाइयों के पास जाते? चलिए ठीक है, ठीक है अंकुर, ठीक है अंकुर, किसान भाइयों की शहादत पर। चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नितेंद्र, आरोप है आप पर कि 11,000 करोड़ का जो गन्ना भुगतान था आपकी सरकार के समय में 2012 से 2017 में, वो जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद वो भुगतान किया गया 1,41,000 करोड़ रुपए गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, ऐसा कहना है। और 11 चीनी मिलें आपके वक्त पर बंद हुई हैं, उनको भी चालू करवाया है योगी आदित्यनाथ ने, इनकी सरकार ने। योगी तो ये तो विकास आदित्यनाथ का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों के जादूगर हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। आज भी किसानों का भारी मात्रा में भुगतान बाकी है। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हमारे आते ही 15 दिन में पूरा भुगतान करेंगे, और यदि 15 दिन से अधिक होगा तो उनका ब्याज लगा करके हम भुगतान करेंगे। क्या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे आज भुगतान? इनको जो इतनी महंगी बिजली दी गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मुफ्त बिजली दी जाएगी किसानों को, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, ये किसानों के लिए लाभदायक। आप भी हम 1800 रुपए केजरीवाल की राह में आपकी पार्टी जा रही। खैर अब मुझे रुक करना पड़ेगा जल्दी से। बीजेपी जो नेता है, वरिष्ठ नेता है विवेक श्रीवास्तव का। विवेक जी 30 सेकंड में अपनी लास्ट कमेंट दे दीजिए अपना इस पर, कि क्या अब बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी, जिन्ना और गन्ना ही चलेगा? आदित्य जी, हम बुनियादी मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। हम गन्ना की बात कर रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम मेट्रो ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन योजना की बात कर रहे हैं। गोरखपुर को एम्स देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी वार्ड वो समाजवादी सरकार ने दिया गया। आपने बताइए कौन सा अस्पताल बनाया, कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया? नितिन जी आता हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है विवेक जी। अंकुर जी आपके पास, जैसा कि मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही कि जाट नाराज है भी और जाट नाराज नहीं है, अमित शाह वहां जा रहे हैं, आपका लास्ट कमेंट क्या लगता है आपको? जाट का मूड बदलेगा, जाटों का मूड बदलेगा, कुछ बीजेपी की तरफ रुख नरम होगा, सॉफ्ट कॉर्नर आएगा? देखिए ओम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब की इलेक्शन किसी क्षेत्र या वर्ग विशेष को लेकर इलेक्शन नहीं है। भाजपा का जो दमनकारी प्रवृत्ति है, अहंकारी प्रवृत्ति है, उसके समापन के लिए आपकी मुद्दा हमारा बेरोजगारी है, आपकी मुद्दा हमारा जो पर्चे लीक हुए वो हमारा मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई हमारा मुद्दा है। अभी जो विवेक जी ने एक बात कही कि क्या कहते हैं हम किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए डीजल कितना महंगा हो गया आप खुद जानते हैं, 100 रुपए का आंकड़ा। तो फिर जिन्ना की बात नहीं करनी चाहिए थी अंकुर जी। ठीक है अंकुर जी, ठीक है, वक्त कम है मेरे पास। डॉक्टर नितेंद्र, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यूपी की जो चुनावी बयार चल रही है, एक समुदाय, यानी कि कुल मिला के आप देखिए जो फैक्टर चल रहा है इस वक्त, आपका जो जैसे माई फैक्टर रहता है मुस्लिम प्लस यादव, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी निगाहें हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो जोड़ी है आपकी और आरएलडी की कमाल करेगी? निश्चित रूप से ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी जिन्ना के बिना काम करेगी, ये परंपरागत जिन्ना के बिना काम करेगी, ये परंपरागत रूप से सदैव साथ रहे। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को सदैव पूरे देश के समाजवादियों ने नेता माना। बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव, उनके बाद नेता हुए समाजवादियों के, आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश का जाट समुदाय जो समाजवादी है, संसोपा ने बांधी उस अंदाज में पूरे प्रदेश में विकास का काम करेगा। हमारे पास तो सीधा सवाल में सीधे सवाल किए गए, हालांकि कुछ जवाब जरूर घूम के आए, कुछ जवाब बिल्कुल सीधे आए। सीधी सी बात यह है कि जिन्ना की बात भी होगी, पाकिस्तान की बात भी होगी, बुनियादी मुद्दों की भी बात करने की कोशिश होगी, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाएंगे, यानी द्वितीयक। प्राथमिक तौर पे बात की जाएगी तो जिन्ना की, पाकिस्तान की, गन्ने की बात
भी जरूरी है, किसानों, गन्ना किसानों की बात भी जरूरी है, बुनियादी मुद्दे जो हैं बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, इन पर भी बात होना बहुत जरूरी है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।